अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 70 हमारा स्टार्ट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में दिया था जी। इसमें कोई मसला तो नहीं आया किसी किस्म का? एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसी ही थी, बस रिसीवेबल फ्रॉम पी एज पर, तो एज पर पहले आप ढूंढा करें, एज पर बुक्स ऑफ एस की बुक्स में चले जाया करें और फिर देखा करें क्या चीज़ है रिसीवेबल। ऐसे ही पहले पी की बुक्स में जाएंगे, फिर देखेंगे पेएबल, उसके अंदर फिर पेबल। इस तरह से हमने फिर और आपस के रिसीवेबल पेबल जब कैंसिल किए थे तो क्या आया था जी? कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, ये वही वाली एडजस्टमेंट रिपीट हुई थी। और मेरे ख्याल में और तो इस सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एस डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ इतने टू पी 20% ऑफ गुड्स वर इंक्लूडेड, यानी कि इसका 20% क्या था? अनसोल्ड, अनसोल्ड का स्टॉक। तो कोई मसला तो नहीं आया? बता कितने बच्चों ने सवाल किया है ये? हाँ, कंसोल्ट। अच्छा, ये अब एटीट्यूड आप देख रहे हैं ना, कुछ ने नहीं किया वैसे तो, अल्लाह माफ़ करे उनको, लेकिन ये मोस्टली बच्चे कर रहे हैं होमवर्क। अब इसके बाद जब ये ख़त्म होना है ना तो IAS 1037 शुरू होना है, उसमें बच्चे होमवर्क करना छोड़ देंगे। अब इसमें से 18 नंबर का सवाल आता है तो 13-14 नंबर का, 15 का उसमें से भी आता है। अब फेल इस वजह से नहीं होते, कंसोलिडेशन नहीं आती, फेल इस वजह से होते हैं IAS 1037 में लिखना नहीं आता। मैं वैसे बता रहा था फ्यूचर आपका। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, लेकिन उससे पहले के क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करें, आप क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क के तौर पे लिख लें। होमवर्क पहले होगा, हैं जी? मुझे कोई वैसे कोई एक्स्ट्रा क्लास जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम सही जा रहे हैं। और पता है आपको, वीकडेज़ के अंदर हम ये छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम, टेस्ट डिस्कशन ये वो कर लिया करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ मुझे इसलिए आपकी एक चाहिए आज कि आपका जो ये बैलेंस शीट वाला एरिया है ये बहरहाल कंक्लूड कर लें, वरना कोई मसला नहीं था मुझे। और ईद के बाद आए तो फिर इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी करवा के फिर दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे तो ये तो रिवाइज़ होता ही रहेगा, लेकिन बीच में इसको ना छोड़ें। एक दिन है, अब वो दिन आज सबसे बेहतर मुझे लगा, कल फिर कम होना है, परसों तो बिल्कुल ही कम हो जाना है बच्चों ने। तो मैं चाहता हूँ फिज़िकली ही जितने बच्चे पढ़ लें, एक्स्ट्रा क्लास भी वो पढ़ लें, ठीक है? अच्छा जी, सौकी आपको पता होगा, सौकी, सौकी क्या होती है पता है ना? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स का जो कॉलम है वो मैं आपके साथ ज़रा रिवाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है उसका रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम जो है, ये जो आपने इंट्रो के अंदर सॉरी FAR 1 के अंदर आपने पढ़ा था, ये ज़रा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है जी? तो अगर मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी 2020 के लिए बन रही हो तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जनवरी 20 की आती हैं, ऐसा ही है। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2020 की 31 दिसंबर 2020 की आएंगी, ऐसा ही है। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या आता है? ये 20 का साल है तो इसमें पैट आएगा 2020 का। हाँ, डिविडेंड आएगा, कौन सा? फाइनल और इंटरिम। तो 20 के अंदर 20 का फाइनल। ओके, गॉट इट। आपका ये टॉपिक क्योंकि आपके सिलेबस में था FAR 1 में और आपको अल्लाह का शुक्र याद है, तो सिर्फ रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो एग्जाम्पशन लेके आया हो। सारे FAR 1 अल्हम्दुलिल्लाह पास करके यहाँ बैठे हुए हैं, और चेंज इन इक्विटी का चैप्टर था और साथ ही IAS 8 में मिक्स होकर वो चलता ही था, तो ये अच्छा याद है आपको। लेकिन फिर भी आपको मैं याद करवा रहा हूँ कि इस 20 वाले साल की चेंज इन इक्विटी में फाइनल डिविडेंड 2019 का आता था और इंटरिम डिविडेंड 2020 का आता था, लेकिन ये दोनों प्लस होते हैं, इसमें माइनस होते हैं। ओके, चलें, ये हो गया रिवाइज। उसके बाद एक छोटी सी बात और मैं रिवाइज करवाता चलूँ आपकी, ये जो भूली हुई होगी आपको, वो है डिविडेंड की परसेंटेज। ट्रांसफर कोई नहीं यहाँ पे, बस छोड़ो जी। डिविडेंड की परसेंटेज हम लगाया करते थे प्रॉफिट्स पे। हाँ,
दिया तो डिविडेंड प्रॉफिट्स में से ही जाता है, बांटा तो प्रॉफिट्स में से ही जाता है, लेकिन इसकी परसेंटेज प्रॉफिट पे नहीं लगा करती थी, डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल पे लगती। तो शेयर कैपिटल इनटू डिविडेंड परसेंटेज। वो हम यूं कहा करते थे ना कि जी ये 100 रुपया जो है अगर बैंक में रखते तो उस पर सूद मिलता 10%, अब यही 100 रुपया अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो इससे हलाल 15% मिल गया। ये 20 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता, इसी वजह से तो ये हलाल है। खैर बहरहाल, तो हम ये इन्वेस्टर ना कंपैरिजन करता है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट इन कंपनी है ये शेयर कैपिटल, इस पे कितने परसेंट डिविडेंड मिला, तो परसेंटेज हमेशा डिविडेंड की किस पे लगा करती है, शेयर कैपिटल पे। प्रॉफिट्स में से बांटे गए हैं लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट्स पे कभी नहीं लगानी, परसेंटेज किस पे लगा करती है, शेयर कैपिटल पे। गॉट इट? चलो ये दो बातें हो गई। वैसे ही बस जरा रिवाइज कराया मैंने, कहा जरा भूल ना गए हो आपका FAR 1 का ये मामला था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2016, 14। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, देखें ना आप आहिस्ता आहिस्ता वो दिन याद करें जब पहला दिन था, इसमें कुछ भी नहीं था, फिर अगले दिन एक लाइन आई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, अब 5 तक पहुंच गया है। यही 6, 7, 8, 10, 12 तक भी एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगी। तो एडजस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्यों नहीं महसूस हो रहा, स्लो पॉइजन है। आहिस्ता आहिस्ता बुनियादी काम हर रोज वही कर रहे हैं जो पहले दिन किया था, और उसमें भी मार्क्स हैं। आपको पता क्या लगता है, जो एडजस्टमेंट हमें समझ नहीं आई ना बस इसी के मार्क्स हैं? नहीं भाई नहीं, पहले दिन से जो काम ये उठाकर वहां पर लिखना, इसके भी मार्क्स हैं। ठीक है, चले शुरू करते हैं काम अपना। जी कितनी चीजें हैं जनाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। चलो जी 14 आइटम्स पहुंचा लें, लेकिन एक नज़र मार लें कहीं वो ना हो, कैपिटल रिजर्व वगैरह ना हो, कोई नहीं है, सुकून ही सुकून। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 45। पी ग्रुप है, पी और एस है, AL DL है, तो AL ग्रुप, AL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2014। वर्किंग्स हमारी जो बुनियादी बना करती हैं, नजर में डाल ही लूं। ठीक है जी बच्चों, वर्किंग 1, उसके बाद वर्किंग 2, एस रिटेन्ड अर्निंग्स वाली जो होती है। वर्किंग 1 हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। मुझे रिवैल्यूएशन नज़र नहीं आई, शायद हो, रिवैल्यूएशन लॉस कल कर लिया था, होमवर्क में भी हो गया था। फिर कोई मसले तो नहीं आ रहे आपको कंसोलिडेशन में? फिलहाल तो नहीं आ रहे, पास पेपर में जाके आते हैं, है ना जी। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, उसके बाद हमारी NCI की वर्किंग होगी, और फिर आगे आज हम इंशाल्लाह वर्किंग 6 जिसका आपको इंतज़ार था वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। जगह ज़रा तंग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो वर्किंग भी हमारी सामने ही आ जाए इधर ही, और मैक्सिमम वर्किंग्स हमारी यहाँ पर हो जाएं। शुरू करें जी काम, ये तो बुनियादी काम है जो होना ही होना है जी। PPE 460 प्लस 200, 450 60, 460 प्लस 200। अब ये यहाँ पे फिगर्स पहुंची है ना, इसके नंबर हैं, कंसोलिडेशन ही तो कर रहे हैं आप। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन शेयर्स ऑफ DL है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट इन एस है। इन्वेस्टमेंट कितनी जी, 340। नेक्स्ट लोन, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू DL। DL कौन है? एक तो ये बड़ा मसला होना है ना, ये देखो AL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन DL, ठीक है, और कितने शेयर्स हैं, 2 मिलियन शेयर्स हैं, और इसके टोटल 2.5
2.5 मिलियन शेयर, ज़बानी पता लग रहा है, तो 2.5 से डिवाइड करो 2 को, तो 2 को 2.5 से डिवाइड करो तो 2 मिलियन शेयर्स लिए ना 2.5 में से 80%, तो ये सब्सिडरी है। इसका मतलब ये डीएल हमारी क्या है, सब्सिडरी, ये पेरेंट है। हम पी और एस लिखना ज़रा इजी रहता है ना, हमें याद रहता है, ठीक है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस, ग्रांटेड टू एस मतलब लोन रिसीवेबल आसान कर लेना फ्रॉम एस हम कहते थे, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म लोन है जी, गुडविल की जगह छोड़ दें, लॉन्ग टर्म। अच्छा, घर पे क्या आया था, गुडविल आई थी या नेगेटिव गुडविल आई थी? अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन है जी, रिसीवेबल फ्रॉम एस, कितना है 30, ब्रैकेट में लिखें, आगे तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट, करंट एसेट्स हैं 595 और 400, करंट एसेट्स 595 और 400। नेक्स्ट, कहानी खत्म। शेयर कैपिटल 600 और 250, शेयर कैपिटल 600 अलग ही है ना, सही है, और 250। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स, दोबारा वापस आता होता हूँ मैं, रोज ही ऐसे होता है जी। रिटेन्ड अर्निंग्स ये कहाँ जाएंगी, वर्किंग पी की वर्किंग 3 में, और एस की वर्किंग 2 में। 1 कहाँ से, वर्किंग 2 में, 1 में तो प्री जाया करती है, मैंने 1 लिख लिया, 1 में तो प्री वाली जाती है, क्लोजिंग है, ठीक है। अच्छा, आज कंसोलिडेटेड, आज कैपिटल रिजर्व्स नहीं है, 2 दिन देख लिया आपने, होमवर्क में भी थे, तो अब होगी ना प्रैक्टिस, गुजारे की होगी, ठीक है, 2-3 दफा देख लिया आपने जी। तो पी रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन यहां कौन सी आया करती हैं, क्लोजिंग वाली जी, बैलेंस शीट से उठाते हैं 320, और एस की रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग वाली 230। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200 जमा 30, यहां पर हम CRE की जगह छोड़ेंगे, वर्किंग 3 से आएगा ये, फिर NCI की जगह छोड़ेंगे, वर्किंग 4 से आएगा, और उसके बाद क्या आ गया जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जी बेटा 200 प्लस 30। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटीज 300 जमा 90, करंट लायबिलिटीज 300 प्लस 90। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चीजें पूरी हैं, चीज़ां पूरियां कर ली हैं असी। पढ़ने जी पॉइंट 1, AL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन DL ऑन यकम जुलाई 13, और हम इस वक्त खड़े हैं 30 जून 14 पे, यानी एग्जैक्टली 1 साल पहले, यानी जिस साल के एंड पे हम खड़े हैं, इस साल के पहले दिन हमने एस को खरीदा है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय DL फॉर द ईयर 30 जून 14 अमाउंटेड टू 85। DL पेड फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ, DL कौन है, एस है, पता है ना, एस पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 13, 30 जून 13 पिछला साल था ना, तो अब 30 जून 14 हमारा साल, इसमें डिविडेंड पे होगा, ठीक है। अगस्त 13 के अंदर किया है, और भाई ये चल रहा है ना, ये यकम जुलाई 13 को साल शुरू होके 30 जून 14 को ख़त्म हो रहा है, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड था जो इस साल में अगस्त 13 मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ो। पॉइंट 2 में NCI फेयर वैल्यू पे रखते हैं, पॉइंट 3 में पेरेंट ने कोई एसिड बेचा है, कल पढ़ा दिया था ना। पॉइंट 4 में आपस के रिसीवेबल पेबल हैं, पॉइंट 5 में लोन दिया है और इंटरेस्ट भी है, ये सब कुछ कल तैयार किया हुआ है, यानी कि एडजस्टमेंट्स ना कल जहन एडजस्टमेंट सिखा दी जाती हैं ताकि अगले दिन आकर जो है वो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें, हम उनको समझने का मसला था ना, तो दिमाग के अंदर एक बार चीज़ आ गई होती है ना, ठीक है। तो ये तरतीब हम चला रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स में कहीं पर मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स नज़र नहीं आ रही हैं जिस दिन एक्विजिशन की थी उस दिन की। हमें
हमें आज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी वर्किंग नंबर 6। और वर्किंग 6 जो है ये बेसिकली मिसिंग फिगर्स के लिए होती है। वर्किंग 6 में हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट इक्विटी की रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाया करते हैं। तो यहाँ पे हम आज वर्किंग नंबर 6 करेंगे जी। ये वर्किंग 5 भी अभी रहती है, वो किसी और चीज़ के लिए बुकड है, वो पीएनएल का सवाल ईद के बाद, वो ईदों बाद आएगी, ठीक है ना। फिलहाल ईदों बाद ही आना है, वर्किंग 5 अभी नहीं आ रही। ओके, ईद से पहले पहले बस यही पक्की 6 वर्किंग्स ये हैं, ठीक है। और 7 भी बुकड है, वो तो फिर ईदों बाद भी थोड़ा और बाद में जब एसोसिएट पढ़ेंगे वो इसलिए आएगी। और वर्किंग 8 से ऑनवर्ड्स हमारी होती हैं सवाल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये 4 आपको याद हो चुकी थी ना, 5वीं अभी और 7वीं अभी ईदों बाद हैं, तो ये छठी वर्किंग आ गई है। ये क्या है जी, मैंने क्या बोला जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। ओके, तो ये वर्किंग है जी हमारी। और ये मैं एस की बात कर रहा हूं फिलहाल, ये पी की भी कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े। तो फिलहाल आज हमारे सवाल में मुझे किसकी जरूरत है, एस की, ठीक है। क्या है जी, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बना रहे हैं, एस की रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना रहे हैं। तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जुलाई 2013 पे होंगी। फिर इसमें आएगा पैट ऑफ 2014, और बोलो उसके बाद इसमें फाइनल डिविडेंड 2013 का आ सकता है। इसमें इंटरिम डिविडेंड वो है सवाल के अंदर, चलो ना लिखूं फिर रहने दूं। चलो, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 30 जून 2014 की आ सकती। तो ले जी, आज आपकी वर्किंग 6 आ गई जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। और ये वर्किंग 6 हम मिसिंग फिगर्स के लिए निकालते हैं, बस छोटे मिसिंग फिगर्स के लिए। वर्किंग 6 हमारी क्या हुआ करेगी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम है ये, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। अभी फिलहाल एस के लिए कर रहे हैं, ये पी और एस दोनों के लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है सवाल के अंदर। बहरहाल ये वर्किंग हमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। सेपरेट फाइनेंशियल मतलब क्या है, जो अकाउंटेंट बनाता है, अकाउंटेंट वाला होगा ये, ठीक है ना जी। वो हम कर रहे हैं, अकाउंटेंट ने की होती तो हमें वो ना मिलती, ये अकाउंटेंट्स ने बनाकर हमें दी, अब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बड़े वाले अकाउंटेंट है ना, ठीक है। अच्छा, तो अकाउंटेंट तो सवाल में आपको बैलेंस शीट मिली ना बेटा, अकाउंटेंट ने बना के दी थी, अब कंसोलिडेशन तो आप कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो अकाउंटेंट वाली का मतलब हम यही कहा करते हैं जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो बना चुके हैं, काम कर चुके हैं। खैर, अब सवाल में वो कहता है प्रॉफिट जो इस साल में अर्न किया गया है वो कितना है, 85, और फाइनल डिविडेंड 10% दिया। ये 10% किस पे लगेगा, ये 2 बार रिवाइज करके आया था ना, पता तो आपको लगी क्यों ना, आज गेम पर इसीलिए ये कर रहा है, वरना कहाँ करते हैं हम इतना काम जी। पैट 85 और फाइनल डिविडेंड, अब 10% डिविडेंड है, एस का जो डिविडेंड 10% कितना, 250 का, ठीक है। यहाँ पे हमने आकर लिखा 250 इंटू 10% जी 25, ये माइनस होगा प्लस। अब ओपनिंग भी मिसिंग है और क्लोजिंग भी मिसिंग है, ये मुझे कंप्लीट करवा दो। ओपनिंग मिसिंग है पर क्लोजिंग मिसिंग नहीं है। क्लोजिंग 30 जून 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स, ये 30 जून 14 की तो बैलेंस शीट है, 30 जून 14 की बैलेंस शीट में, 30 जून 14 की एस की बैलेंस शीट में 230 रुपये रिटेन्ड अर्निंग्स आ तो रही हैं। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग जो यहाँ पे भी लिखी हुई है आपने, क्लोजिंग 30 जून 2014 की रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितनी जी, 230। अच्छा, अब अगर आप इसको कंप्लीट करें तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला 170, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ क्या किया है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाया है इसका, अभी मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगली बात आती है, एएल ने एक्वायर किया था एस को कब, 1 जुलाई 13 पे। तो 1 जुलाई 13 पे रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, ये अब यहां से निकला है आज। ये जो हमें गिवन हुआ करता था प्री, आज हमने बड़ी मेहनत करके निकाला है। मैंने बताया नहीं था, जाना इधर था, आहिस्ता आहिस्ता सवालों में ये मिसिंग हुआ करेगा अक्सर, ठीक है ना। अभी तो साल के दरमियान में भी हम खरीदेंगे, पर आपने एडवांस में कोई सवाल नहीं करना, सारी सिचुएशन इंशाल्लाह आएंगी। जब इतना कुछ हो गया अभी तक, तो आगे भी बहुत कुछ अभी होना बाकी है, ठीक है जी। तो हमने
पेरेंट ने सब्सिडरी को कब खरीदा था? 1 जुलाई 13 पे। सवाल में कहीं पे उस दिन की रिटेन अर्निंग्स गिवन नहीं थी। जब हमने ये वर्किंग 6 की तो हमें ये 1 जुलाई 13 की रिटेन अर्निंग मिल गई। यही तो वो रिटेन अर्निंग्स हैं जो एक्विजिशन के दिन थी। ठीक है, तो फिर प्री रिटेन अर्निंग्स जो पहले सवाल में गिवन हुआ करती थी, आज आपने बड़ी मेहनत कोशिश करके वर्किंग 6 में इनको निकाला है। कितनी है? 170। ठीक है, तो ये 170 रिटेन अर्निंग्स 170। कोई मसला है तो पूछें, वरना जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी कोई मसला? ले आओ इधर। असल में ना फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, ये एक्स्ट्रा क्लास भी मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ हमारा फ्लो अच्छा चल रहा है, ऐसे ना होकर डिस्टर्ब हो जाए। कंसोलिडेशन इस वक्त फेवरेट टॉपिक बना हुआ है बच्चों का, है ना? रोज़ का काम जो रोज़ कर रहे हैं, ये यकीन करें भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज याद रखना। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा एसोसिएट वगैरह अभी, और ईद के बाद भी तकरीबन 15 दिन तो कम से कम इस पे लग जाएंगे करते कराते। 10 को दिन प्योरली लगा के 5 दिन फिर साथ साथ चलाते होते हैं इसको कि ये सवाल कर लो, डिस्कस जैसे चल रहा होता है। ठीक है, IAS 12 चलता रहा बाद में, तो अब उसके बाद IAS 1037 हम शुरू किया करते हैं। तो 1037 के अंदर लिखने वाला काम होता है, समझ सारा आ जाता है। अब लिखने वाली तकलीफ जो होती है वो रोज़ का काम रोज़ करते नहीं है, तो बच्चे फिर फेल हो जाते हैं इस वजह से। मैंने मैं एडवांस में बता रहा हूँ, जैसी कमिटमेंट इसमें कंसोलिडेशन में आपकी चल रही है ना, क्लास वर्क वाला सवाल कर रहे हैं, होमवर्क वाला रोज़ करके आ रहे हैं, ऐसे ही आगे हो। और जिनकी यहाँ नहीं है उनकी आगे क्या नहीं। पॉइंट टू पढ़ें जी। AL वैल्यूज NCI एट एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू विच इज 60 मिलियन। हाँ जी, 60 मिलियन खुद ही उसने बता दिया फेयर वैल्यू है। यानी आज, अच्छा आगे देखो ना, आगे कहीं पे आपको अगले पॉइंट में क्या है? फिक्स एसेट खरीदा बेचा आपस में, इंटर कंपनी लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि कोई रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं है। लेकिन हमने आज इधर देखो, इसका टोटल क्या बनता है? इसका टोटल क्या बनता है जी? ये 420 की परसेंटेज नहीं देनी हमने NCI को। NCI को हमने किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पर। और वो फेयर वैल्यू मेहनत कर करके निकालते थे, आज सवाल के अंदर वो गिवन है। तो ये मुख्तलिफ, ये पहले सवाल की तरह से याद है वो जो पहला सवाल किया था, ठीक है, जिसमें NCI 11,000 रुपये गिवन थी, कि उसी तरह से NCI की फेयर वैल्यू 60 रुपये से 60 मिलियन से गिवन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट शेयर पर भी NCI आ सकती है और फेयर वैल्यू पर भी। कितना है जी? 60। हाँ जी, गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है, जरा निकाल लें। मेरे ख्याल में तो सवाल में गुडविल वाला काम हो गया। चलो बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, चलो जान दो, ठीक है, हो सकता है आगे कोई एडजस्टमेंट आ जाए, अभी रीवैल्यूएशन छुपी पड़ी हो, हमें नजर ना आ रही हो। वैसे मसला कोई नहीं है, लेकिन चलो आगे बढ़ो। पॉइंट 3 पढ़ो, कल करा दिया था, पढ़ो, फिर भी पढ़ो। मैं तो कहता हूँ ट्राई मारो, और नहीं तो दिमाग में ट्राई मार लो। 1 मिनट सिर्फ आपको, प्योरली आपको दिया। शायद आप भूल रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ओ, ये वाला सवाल तो आपसे करवाया ही नहीं अभी, चलो ये भी करते हैं। शायद आप भूल रहे हो कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हमने कल कर लिया है, ये भी P2SC था। होमवर्क में शायद S2P हो जाए, ये P2SC था, ठीक है, ओके। तो क्या किया था हमने कहा था जी, गेन डिस्पोजल अकाउंट बनाकर गेन निकालेंगे, उस ग्रॉस गेन को डेप्रिसिएशन से नेट करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे हम डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक, और नेट गेन से एंट्री करेंगे, गेन को उल्टाना है। तो अदर इनकम डेबिट, और दूसरे ने PPE महंगा रखा हुआ है तो उसको क्रेडिट। तो अदर इनकम डेबिट, PPE क्रेडिट। बेचा किसने? पेरेंट ने। तो फिर CRE में, यानी कि इनकम को कहाँ पे उल्टाएंगे? पेरेंट की रिटेन अर्निंग में। वो कहाँ पड़ी होती हैं? CRE में। और अगर सब्सिडरी ने बेचा होगा फिक्स एसेट, तो फिर यही SRE में कर देंगे, ठीक है। सिंपल है ना चीजें, शुरू नहीं है, आप बहुत आगे चले गए। ये पास पेपर से उठी हुई एडजस्टमेंट्स हैं, ये पास पेपर से निकाली गई एडजस्टमेंट्स हैं सारी की सारी। कहाँ से सवाल ये बन रहे हैं? ये जितने सवाल आप देख रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, ये सारे सवालों के एडजस्टमेंट्स पास पेपर से उठी हुई हैं भाई।
बस वो आहिस्ता आहिस्ता करके, चूंकि आप सीख रहे हैं ना एक एक दो दो करके, पास्ट पेपर में आपको सारी चीज़ें इकट्ठी मिलेंगी। यानी अब मैं जो अब हफ्ते को आपको आखिर करूंगा इसका एंड, तो पास पेपर के सवालों के अंदर हफ्ते तक जितना पढ़ा है आपने वो हर एक सवाल के अंदर आ रहा होगा, 7-8 एडजस्टमेंट एक सवाल के अंदर होगी। वो सारा कुछ आप सीख तो ऐसा सीख सकते थे। ठीक है जी बेटा। ऑन 31 मार्च 2014, हमारे साल में ही, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने पहले, साल ख़त्म होने से 3 महीने पहले 31 मार्च को एएल सोल्ड, एएल कौन है, एक तो ये बड़ा मसला होता है, पेरेंट सोल्ड इक्विपमेंट टू सब्सिडरी। डिटेल जिसकी क्या है ये, यानी कि पेरेंट की किताबों में अब्बा जी ने 10 रुपये उनकी किताबों में जो 10 रुपये वाली चीज़ थी वो तुम्हें कितने की बेची है, 25 की, तो 15 रुपये का गेन कमाया। ठीक है ना, ना ना गेन कमाया। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा। रिमेनिंग लाइफ ऑन डेट ऑफ सेल इज, तो भाई अब आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, मुझे पता है आपको नज़र आ रहा है 15 रुपये का गेन है, लेकिन हम तो स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्किंग नंबर 8 करता हूँ। देखें जी, वर्किंग 8 छोटा सा डिस्पोजल अकाउंट में बना रहा हूँ जी। उधर ना कर लें, तंग पड़ रहा हूँ, इधर कर लूँ, हो जाएगा यहाँ, वहाँ पे कोई और वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 8 डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे जी हम। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कॉस्ट क्या है। कॉस्ट डिस्पोजल अकाउंट में से, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकला करती है और डिस्पोजल अकाउंट में जाती है ना, तो ये कॉस्ट 40, अक्यूमुलेटेड एडिशन वर्किंग है 10 भी कर सकते थे, लेकिन चले, कॉस्ट कितनी है जी 40, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30। ये 10 रुपए की बुक वैल्यू वाली चीज़ पेरेंट ने सब्सिडरी को बेची है कितने की, 25 रुपए की। ठीक है, ये मैंने पहले दिन, कल मैंने एंट्री बता दी थी आपको कि खरीदने वाले ने, सब्सिडरी ने अपनी किताबों में फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 25 से किया हुआ है, यानी 15 रुपए से ज़्यादा एक चीज़ जो बुक हुई है, एक ने गेन बुक किया, दूसरे ने एसेट महंगा बुक किया हुआ है, तभी तो हम गेन को उल्टाते हैं और एसेट को भी कम करते हैं। खैर चले, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 25 से बेटा, तो फिर गेन कितना आ गया, गेन बैलेंसिंग आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं जी, इससे आगे बढ़ते हैं हम, और हम कहते हैं जी ये ग्रॉस गेन पकड़ लें। ग्रॉस गेन कितना है, 15, इसमें से लेस कर दें डेप्रीसिएशन को, लेस कर दें अलग अलग न रिवर्स करते। ठीक है, नेट गेन करके गेन रिवर्स करेंगे। ठीक है जी, अब गेन कितना है, इस टॉपिक में हमने गेन्स के साथ, लॉसेस के साथ, सरप्लस के साथ, लॉसेस के साथ, इनके साथ खेलना होता है। ठीक है ना, सही है, रीवैल्यूएशन प्लस आया या लॉस आया उस फिगर से खेले थे, गेन ऑन डिस्पोजल आएगा या लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा, सिर्फ उससे खेलेंगे। लॉस इंशाल्लाह कल आएगा, उम्मीद है। तो 15 बटा लाइफ कितनी की मैंने सवाल में, 5। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने क्या लेना है, डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक, डेट ऑफ एक्विजिशन से 1 जुलाई 13 से 30 पूरा साल ले ले, नहीं नहीं नहीं, ये रीवैल्यूएशन ऑफ एस एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट नहीं है, बल्कि आफ्टर एक्विजिशन ये P टू S सेल है या S टू P सेल है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन हम लिया करते हैं डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक, और डेट ऑफ सेल क्या है, 31 मार्च 14, इसका मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीने की डेप्रिसिएशन इंटू 3/12 कितना बनता है, 1 कर लूं, 1 करें तो दोनों तरफ ही कर रहे हैं ना फिर। ठीक है, नेट हो गया जी 14। अब ये 14 की एडजस्टमेंट है, 14 की एडजस्टमेंट है, गेन है गेन, यहाँ पे ये लिख लो भाई, ये तो मैं भूल ही गया, ये वर्किंग 8 है, किसने बेचा है, ये सबसे पहले P ने, किसको, तो अब किसने बेचा, अच्छा चलो छोड़, पहले मुझे बताओ, इनकम उल्टानी है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है, अगर कम करें तो उल्टाएं तो डेबिट, इसका मतलब एंट्री बनी अदर इनकम डेबिट, कितने से, 14 से, और दूसरे ने एसेट इतने से महंगा बुक किया हुआ है तो PPE क्रेडिट। अब अदर इनकम रिटेन्ड अर्निंग में हिट करनी है, क्योंकि P&L तो अभी हम बना रहे हो तो ईदों बाद। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर इनकम या प्रॉफिट या लॉस, ये इनकम या एक्सपेंस का इंपैक्ट बैलेंस शीट बना रहे हो, डालना हो तो कहाँ डालते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, जहां प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब यहां पर आकर हमने ये देखना है कि ये बेचा किसने, पेरेंट ने, प्रॉफिट किसने कमाया, पेरेंट ने, तो फिर रिवर्स भी किसकी प्रॉफिट्स में करो,
और वो कहाँ पड़ा होता है? CRE में। तो CRE डेबिट और PPE क्रेडिट। डन जी। ये भी पर्ची में ज़बानी करना, जब एक दो सवाल कर लो, प्रैक्टिस हो जाए तो कोई उस वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस रिवीजन की हमने जी। तो CRE डेबिट 14 से और PPE क्रेडिट कितने से? 14 से। यहाँ पे आप लिख दें PPE, दूसरी तरफ PPE हिट हुआ है ना, तो PPE लिख दें। और अपने समझने के लिए क्या है ये? रिवर्सल ऑफ गेन। हाँ, वर्किंग का रेफरेंस दिया करो, मैं तो आपको समझाने के लिए फिलहाल लिख रहा हूँ। रिवर्सल ऑफ नेट गेन, रिवर्सल ऑफ नेट गेन। अच्छा, अगर कल को लॉस आएगा तो जाहिर सी बात है वो इस तरफ आ जाएगा, रिवर्सल उसका तो ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा ना। ठीक है जी, समझ आया? किसको समझ नहीं आया? अच्छा, मैंने बाहर कल भी एक बात की थी, ये एक डिस्कशन होती है कि गेन कमाया पेरेंट ने तो CRE में रिवर्स करो, और ये डेप्रिशिएट किया है ज़्यादा सब्सिडरी ने तो सब्सिडरी की यानी SRE में इसको रिवर्स करो। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था ये भी एक ट्रीटमेंट था कुछ साल पहले, लेकिन फिर इसके पीछे एक लॉजिक है जिसकी बुनियाद पे फॉरेन ऑथर्स ने कुछ जो है वो इस ट्रीटमेंट को पसंद किया, और फिर ICAP ने भी इसको फॉलो किया। थोड़ा पक्का कर लें, फिर किसी वक्त बता भी दूंगा कि उसके पीछे लॉजिक है क्या। ये वजह मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा किसी वक्त, फिर तो तुम कह रहे हो नहीं अभी बता दो, अलग से आ जाना, बता दूंगा क्लास के बाद। नहीं मजाक नहीं, लेकिन अभी क्लास में नहीं, क्लास में मौका जब आएगा तो बता दूंगा। अभी तो पर्चा पास हो रहा है, बस एडजस्टमेंट सही हो रही है, ICAP भी यही करता है, समझ भी आ रही है बेहतरीन। ओके जी बच्चों, एडजस्टमेंट 3 हो गई है तो अब 4 करो। यार रोज ही आ जाती है एडजस्टमेंट, तो जल्दी करो। 1 मिनट रुक जाओ, इधर आओ, पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है हमारी, ठीक है। पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स भेजी, और कराची में सब्सिडरी है, शहरयार कराची में बैठा हुआ था, ठीक है। तो लाहौर से इसके अब्बा जी ने चीज़ें भेजी हैं। अब ये ट्रक 28 दिसंबर को यहाँ से निकला, तो अब्बा जी ने एंट्री पास की, डेटर पुत्र डेबिट और सेल क्रेडिट, लेट से 300 रुपये। बल्कि 1 मिनट आगे कुछ भी ना जाए। अच्छा जी, अब आपको पता है कराची जाने में इस ट्रक ने ले लेने हैं कोई 5 दिन है जी। तो ईयर एंड आ गया, और एस की किताबों में, अच्छा ये ना यूँ कर लें, ये मिसाल के तौर पे ये 100 रुपये की चीज़ें लेकर 3 मुख्तलिफ ट्रक निकले थे, ठीक है। तो 28 वाला ट्रक जो है वो 30 को पहुंच गया, फिर 29 वाला एक ट्रक निकला वो 31 को पहुंच गया, और जो आखिरी निकला था 30 को या 31 को, वो अभी रास्ते में ही है, वो अभी बावलपुरी पहुंचा है, और ये एंड आ गया, ठीक है। तो एस की किताबों के अंदर जो एंट्री हुई होगी, शहरयार ने जो एंट्री की होगी, वो एंट्री की होगी परचेजेज डेबिट 200 से 2 ट्रक, ठीक है जी, और क्रेडिटर पेरेंट क्रेडिट, क्रेडिटर P क्रेडिट, ठीक है जी। अब ईयर एंड आ गया, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, और सवाल हमें ये बता रहा होगा एस हैज़ नॉट येट रिसीव्ड गुड्स ऑफ ₹100। एस के पास गुड्स 100 रुपये की, सादा बात है, अभी तक नहीं पहुंची। अब जनाब ये तो हो गया आपका सवाल। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाहिर सी बात है, इनके रिसीवेबल्स में 300 नज़र आ रहा होगा, इनके पेएबल्स में 200 नज़र आ रहा होगा, आपस का रिसीवेबल पेएबल उसी तरह से कैंसिल होगा। तो जब आप, ये अब सोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, जब आप व्हाट टू डू इन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाने लगेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे जी कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने क्रेडिट करना है रिसीवेबल को डेटर, ऐसा ही है, आपस का रिसीवेबल पेबल
डेटर एस कितने से क्रेडिट होगा, और डेबिट करना है आपने क्रेडिटर, लेकिन ये क्रेडिटर पी डेबिट होगा 200 से, और 100 रुपये का आज क्या है, नो, हाँ आज हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या है जी, गुड्स इन ट्रांजिट है आज कैश इन ट्रांजिट नहीं है। अब जब मेरे बच्चों ये गुड्स इन ट्रांजिट आए, मामला क्या है, मामला ये है कि पेरेंट इधर लाहौर में, ठीक है जी, और सब्सिडरी है इधर कराची में, और ये दरमियान में रोड है, और इस पर ये एक ट्रक है, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, इधर जा रहा है। ओके, मैंने टीवी भी लगा दिया किसी को समझ ना आए तो। अब अगर इस ट्रक के अंदर 100 रुपये की चीज़ें मौजूद हैं तो ये पी ने भेज दी हैं यानी बेच दी हैं, बोलो, लेकिन अभी एस को रिसीव, तो अगर रिसीव नहीं हुई तो क्या एस ने आगे बेच ली होंगी, यानी कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट हैं तो अनसोल्ड वाला मसला इन पूरी की पूरी गुड्स के ऊपर ही आ जाएगा। जब ये पहुंची ही नहीं अभी तक सब्सिडरी के पास तो आगे बिकने का तो मामला ही बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बाद की बात है। इसका मतलब जो अनसोल्ड का प्रॉफिट वाला काम करते थे, अनसोल्ड स्टॉक जिसको कहते थे, ये तो सारे का सारा जो इन ट्रांजिट है ये अनसोल्ड पड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर गुड्स इन ट्रांजिट होंगी तो फिर एक छोटी सी एंट्री आपको और भी करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले देखोगे बेचा किसने, तो पी टू एस है, तो फिर पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया है, चलो ये बाद में देख लेते हैं, पहले तो प्रॉफिट रिवर्स करो, ठीक है, प्रॉफिट क्या कर दो, रिवर्स। ये जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं, ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या आगे बिक गई हैं, अभी पहुंची ही नहीं है इसके पास, आगे बिकना और वहां से दुनिया, बाहर की दुनिया से रियलाइज होना तो बात की बात है। ये सारी की सारी क्या है, अनसोल्ड, ये सारे का सारा गुड्स इन ट्रांजिट क्या है, हमें इस अनसोल्ड से मसला नहीं होता, आपको पता है हमें इसके प्रॉफिट से मसला होता है, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालेंगे। चलो इसी तरह से कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कितने से ये जनाब 100 रुपया का जो स्टॉक है इसको दिस इनटू दिस कर दें, जो परसेंटेज होगी, तो दिस विल बी द आंसर। अब यहां पे आके किसने बेचा तो किसने प्रॉफिट कमाया, तो फिर कहां पे इसको कंसोलिडेटेड, ठीक है जी। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है, अब बाकी सब सेम ही था। अब ये गुड्स इन ट्रांजिट है या कैश इन ट्रांजिट है, ये हमें सवाल बताया करेगा, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, नोट करना है तो कर लें जल्दी से, फिर अपने सवाल पे चलें। ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो कर लें, वैसे हमारा स्टॉक ही है, मतलब पेरेंट कह रहा है मेरा स्टॉक नहीं है मैंने बेच दिया, और सब्सिडरी कह रहा है मेरा स्टॉक है रास्ते में आ रहा है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट वैसे भी आपका ही स्टॉक होता है, रास्ते में स्टॉक इन ट्रांजिट इज योर स्टॉक, ओके, बस इन ट्रांजिट अभी पहुंचा नहीं है तो आपका स्टॉक। बाकियों के बारे में बताया नहीं उसने कि वो हैं सही कि नहीं, होंगी तो बिक गई होंगी, अनसोल्ड के अंदर पड़ा होगा, वरना तो फिर सारे बिक गए होंगे, वरना वो कह देता उसमें से भी कोई अनसोल्ड पड़ा है। जी चलें आगे। इंटर कंपनी रिसीवेबल्स एंड पेबल्स डिटेल्स आर एज फॉलोज, वही तरतीब, पहले ढूंढो बात किसकी हो रही है, एएल की बुक्स की, इसको छुपा दें, ऐसे कार्ड ना देना फिर बाद में मिले ही ना, यानी बात हो रही है एएल की किताबों की। अच्छा एएल की किताबों में क्या बात हो रही है, ये देखो ना, बात पहले किसकी हम देख ली, एएल की किताबों की। अब बात क्या हो रही है, रिसीवेबल फ्रॉम डीएल है। एएल की किताबों में क्या क्या देखो, रिसीवेबल ढूंढो जाके, एएल की किताबों में रिसीवेबल कहाँ पड़ा होगा, करंट एसेट्स में, इसमें कितना पड़ा है 19, समझ आती है बात। तो एएल के रिसीवेबल्स को पहले ढूंढा, फिर हमने कहा इसमें सब्सिडरी से रिसीवेबल पड़ा हुआ है कितना 19, समझ आती है बात। नेक्स्ट क्या देखो, पहले एस की बुक्स में आ गए आप, ठीक है, बाकी सारा आपने छुपा दिया सवाल, ठीक है, सिर्फ आपकी नज़र किस पे है, एस की बुक्स पे। अब एस की बुक्स में आपने देखना क्या है, पेबल्स को, और उसमें पेबल टू पी पड़ा है, तो पेबल्स को आके देखा, पेबल्स ये करंट लायबिलिटी में पड़े होंगे, इसके अंदर कितना 12 पड़ा है, ठीक है जी।
अब ये फिगर्स हैं और इनमें ये आपस का रिसीवेबल और पेएबल पड़ा। सही है। अब क्या करें, इसको उल्टा दें, बोलो। तो ये एंट्री भी ज़बानी करनी है, लेकिन चलें फिलहाल तो काम करना ही है। अब क्या करें जी। वर्किंग नंबर 9 पे पहुंच गए हम। वर्किंग 9 जी। आपस का रिसीवेबल पेएबल किसने बेचा? P2S है, ठीक है। अब आपस का रिसीवेबल पेएबल है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे आप, पहले क्रेडिट करवाओगे आप डेटर या रिसीवेबल। रिसीवेबल फ्रॉम एस है, बोलो। चलो डेटर ही लिख लो, खैर यार क्या फर्क पड़ता है, उधर तो वैसे ही टोटल है। डेटर एस, डेटर एस अपने समझने के लिए कितना 19, और साथ ही डेबिट क्या कर देंगे, सब्सिडरी जो है वो कहेगी हाँ जी क्रेडिटर पी भी डेबिट, कितने से, लेकिन 12 से। अब बैलेंसिंग क्या है, नहीं 7 या 5 या 6, मैंने ये पूछा बैलेंसिंग क्या है। अब ये 7 आपने ऐसे ही गुड्स इन ट्रांजिट कह दिया। किसने आपको कहा ये गुड्स इन ट्रांजिट है? ये कैश इन ट्रांजिट भी तो हो सकता है। क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन बताएगा आपको कि ये क्या चीज़ है। ये कैश इन ट्रांजिट कल भी ऐसे ही था, आज गुड्स इन ट्रांजिट। तो मैंने एग्जांपल पीछे सिखाई है ना, आपको समझाइए आपको कि गुड्स हैं। ये सवाल आपको बताया करेगा कि क्या चीज़ है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय, कल वाले सवाल में यहाँ का लिखा हुआ था, डिफरेंस इन बैलेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय, आपके होमवर्क वाले सवाल में डिफरेंस इज अ पेमेंट वाज मेड व्हिच वाज नॉट रिसीव्ड, यानी डिफरेंस किस वजह से है, कैश की वजह से। यहां पे आज सवाल क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू गुड्स सेंट बाय एएल नॉट रिसीव्ड बाय, ठीक है। तो फिर पेरेंट ने चीजें भेजी थी, सब्सिडरी को मिली नहीं है, तो ये डेबिट जो है आज गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंसिंग है, ठीक है जी, ओके। लेकिन अब अगला मसला आपको पता है, अगर गुड्स इन ट्रांजिट आ गई हैं तो इनका, ये तो अनसोल्ड ही है, अनसोल्ड का प्रॉफिट हमने उठाना है। अब किसने कमाया प्रॉफिट, ये तो फिर CRE डेबिट करके स्टॉक को हमने क्रेडिट करना है, लेकिन कितनी अमाउंट से, इस 7 को पकड़ लो। अब देखते हैं जाके उसने मार्कअप मार्जिन क्या रखा हुआ है। तो कहता है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20, यानी कि हमारा जो है वो यहाँ पे अगर मैं यूँ कर लूँ तो ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो कॉस्ट प्लस 20 है तो कॉस्ट को 100 ले लें, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब 7 जो है ये 120 है, हमेशा सेलिंग प्राइस होगी ये। हमें क्या चाहिए इसमें से, बोलो 3.3 करो यार, CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। आप ना करना, आज मैं कर 1.16 है, 1.2 कर लूँ। अच्छा ये भी करने की जरूरत तो नहीं थी, खैर चलो 1 ही कर लेते, लेकिन वो 1 एक और पहले भी किया है। चलें जी 1.2 डन। 1.16 करूँ चलेगा? पहले क्या राउंड किया आपने, सही करूं इसको भी, नहीं करना राउंड, मसला आ रहा है, करने दो यार कुछ नहीं होता। ये 1.2 को भी 1 कर देता, लेकिन वो वाला 1 ये वाला 1 मिक्स ना हो, इसलिए 1.2 ही रहने दो। राउंडिंग करो बस ध्यान से, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, अब CRE डेबिट 1.2 से, और स्टॉक कहां पड़ा होगा, करंट एसेट में, स्टॉक क्रेडिट 1.2 से। यहां पे क्या है जी, यहाँ पे स्टॉक लिखो, स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी लिख लो, लेकिन किया क्या आपने, रिवर्सल ऑफ URP, अनरियलाइज प्रॉफिट का रिवर्सल। सारे के सारे अनरियलाइज है, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री सॉरी वो भी करें, पहले वो करनी थी, वापस 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 दोबारा करनी है। मैं अंग्रेजी नहीं मिटाता, वापस वापस, ये कोई बात नहीं, सॉरी 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 जी। इधर देखें, हाँ जी, डेटर क्रेडिट, रिसीवेबल डेटर क्रेडिट कितने से, 19 से। दूसरी तरफ क्रेडिटर्स डेबिट इधर पड़े होंगे कितने से, 12 से। डन जी। और अब तीसरी चीज बैलेंसिंग, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो गुड्स इन ट्रांजिट भी करंट एसेट्स में ही पड़े होंगे, स्टॉक प्लस कितना 7। डन जी। अब अगली बारी आती थी
ये रिवर्सल की, ठीक है। माजरत ये एंट्री मैंने नहीं की थी, पहली एंट्री भी तो करनी थी भाई। आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल करो ना। तो डेटर क्रेडिट 19 से, क्रेडिटर डेबिट 12 से, बैलेंसिंग गुड्स इन ट्रांजिट वो भी यहीं पे आ गई। अगर स्टॉक अलग पड़ा तो स्टॉक में लिख लेते। ओके, अब अगली बात, आपस का प्रॉफिट भी कमा लिया इन्होंने आपस की सेल परचेज की वजह से। तो डेबिट कर दो CRE को कितने से 1.2 से, और क्रेडिट कर दो स्टॉक को कितने से 1.2 से। तो ये पूरी एडजस्टमेंट बन गई ना। ज़रा पहले वो आप रिवर्सल करते और फिर ये स्टॉक करते ना, इसलिए मैंने मिटा के दोबारा किया, ठीक है। बाकी कोई नहीं, आपने पहले कर लिया तो बाद में ये एंट्री कर लें, नोट कर लें, कोई मसला है तो पूछ लें, वरना आगे चले। जी 0.5 भी देख ही लें फिर। जी को मसला ले आओ भाई इधर फिर। .5 पढ़े। ये कहानी याद है कल वाली जाते जाते की थी? अगर आपस के अंदर बियरिंग लोन रिसीवेबल पेबल आ रहा तो लोन रिसीवेबल पेबल तो कैंसिल होगा ही होगा। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल भी रिकॉर्डेड है तो वो भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल पेबल तब आता है जब आपके अरसे का इस साल का इंटरेस्ट इस साल में पे ना हो। सालाना है तो पूरे साल का ना पे हो, 6 महीने का है तो पहले 6 महीनों का तो पे होगा, अगले 6 महीनों का पे ना हो। होमवर्क में क्वार्टरली हो तो आज होगा इंशाल्लाह, क्वार्टरली हो तो आखिरी क्वार्टर का पे नहीं हुआ होगा, तो जो रिसीवेबल पेबल रह जाए सिर्फ वो आपने कैंसिल किया करना है, ठीक है। इंटरेस्ट जो पेड हो जाए उससे मसला नहीं है। हमारा साल है 1 जुलाई 13 को शुरू हो रहा और हमारा साल जो है वो ख़त्म हो रहा है 30 जून 2014 पर। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस, ये 30 की बात हो रही है मेरे ख्याल, ऐसे ही है ना। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस, ऊपर उसने क्लियरली इसलिए लिख दिया था, नीचे फिगर शायद ना दे। बहरहाल लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड टू एस वॉज ग्रांटेड टू एस ऑन 1 जुलाई 13, भाई पहले दिन ही साल के दे दिया। इट इज रीपेबल आफ्टर, इसका मतलब लोन 5 साल बाद रीपे होना है। अच्छा, अब वो इंटरेस्ट कैरी कर रहा है उसकी बात तो बाद में करते हैं। पहले तो सबसे ये जो लोन आपस में उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है ना, आपस का लोन रिसीवेबल, ये तो कैंसिल होगा ना। तो लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस हम कहेंगे अंकल प्लीज क्रेडिट करें इसको, और ये तो पहले तैयार बैठा है, ये कहेगा हाँ डेबिट डेबिट डेबिट। आपस का लोन रिसीवेबल पेबल क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट, अच्छा वो कहता है ये जो लोन है ये 5 साल बाद वापस जाना है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब लोन तो वापस नहीं हुआ, सारा साल या आउटस्टैंडिंग रहा। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, लेकिन पेबल है ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। अब मामला क्या है, अब ये सारी तफसील नहीं होनी है, तो होगी जो होनी थी। ये तो कल समझा दिया, कितने जा चले जाता यार, ये तो पूरी कहानी समझाई थी, पूरी कहानी समझाई थी कि ये कैश रिसीव करके इनकम बुक की, इसने कैश पे करके एक्सपेंस बुक किया, इसमें उसने रिसीव नहीं किया तो रिसीवेबल बुक किया, इसमें उसने पे नहीं किया तो पेबल बुक किया। हमें इस सारी कहानी में ना इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस से मसला है, ना कैश जो आ गया चला गया उससे मसला है। हमें मसला है इस रिसीवेबल से और इस पेबल से। ये कहानी कल कर ली थी ना। अब आज तो डायरेक्ट सवाल के अंदर हमें ये फिगर पकड़नी है, ये फिगर 50। ये फिगर 50 कैसे निकल सकती थी? 500 × 20% तो 6/12,
ये सारी कहानी की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें कंसोलिडेशन के लिए इस एडजस्टमेंट पे मसला है। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमें सिर्फ इस एडजस्टमेंट से मसला है। इनकम स्टेटमेंट में जाके देखेंगे मुंह सही करने के लिए कुछ चीजें, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस भी, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हम आपस के रिसीवेबल पेबल के पीछे पड़े होते हैं, आपस के रिसीवेबल पेबल की तरफ। तो हमारा सवाल जो है वो अब इतना सही है यहाँ पे। तो बस मुझे ये बताओ, ये 31 दिसंबर 2013 ये है। ओके, अब इधर देखो, 1 जुलाई 13 से 31 दिसंबर 13 तक का इंटरेस्ट ये पे होगा यहाँ 1 जनवरी 14 में लिखा हुआ है ना, ये देखो 1 जनवरी को पे होने सेमी एनुअली। फिर फिर 1 जनवरी 14 से 30 जून 14 तक का इंटरेस्ट ये अगले साल 1 जुलाई 14 पे होना है। अब हमें मसला किससे है? इससे तो कोई मसला नहीं है, ये तो पे हो गया हमारे साल में ही, इसको पकड़ लो। अब ये यहाँ पे आप असल में यहाँ खड़े हो, ये ठीक है। अब आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपने एक वर्किंग 10 करनी है जिसके अंदर, अब वर्किंग 10 इधर ही है तो ये वर्किंग 10 होने लगी। वर्किंग 10 क्या है जी? आपने एक लोन दिया था 30 मिलियन का, उस पर इंटरेस्ट रेट है और उसमें से आखिरी 6 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो 1.8, वो एक की किताबों में रिसीवेबल पड़ा है, पेरेंट की किताबों में होगा, या हमें इससे क्या, दोनों ही पढ़े, ठीक है। एक की किताबों में रिसीवेबल है, दूसरी की किताबों में पेएबल है ना। कल वाली कहानी सामने रखकर बात करें तो ठीक है। तो वर्किंग 10 में ये जो 1.8 निकला है रिसीवेबल होगा तो ये इन में पड़ा होगा, ठीक है, जगह ही बची। चलो गुजारा करते हैं। माइनस कितना 1 पॉइंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, और इधर से इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, ठीक है। और सही है, सवाल तो खत्म नहीं हो गया। चलो जी, बेटा तुम ना हफ्ते बाद जागे हो। ये 200 ना पेरेंट का लोन है जो उसने बैंकों से लिया हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर ही पड़ा हुआ है। जब आपने यहाँ पर 200 जमा 30 माइनस 30 कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा? 200 ही बचेगा, और ये आउटसाइड वर्ल्ड को पेएबल है। हफ्ते बाद ही जागा ना, ये हफ्ते पहले एडजस्टमेंट की थी इस तरह की। अच्छा भाई सवाल खत्म हो गया यार। मैं अच्छा पेट्रोल आता है ना मेरा, महंगा हो रहा है वैसे भी जी। सैलरी वालों की तो वैसे ही जान निकाली उन्होंने जी। बोले भाई पहले बताएं, गुडविल हुई तो इधर और नेगेटिव गुडविल हुई तो उधर। मैंने सही बताया, गुडविल हुई तो इधर, नेगेटिव गुडविल हुई तो उधर। गुडविल हुई क्या मतलब? मैं इस लेजर की बात नहीं कर रहा, साइंसदानों नो शायर, मैं कह रहा हूं इस अकाउंट में से अगर गुडविल हुई तो बैलेंस शीट में, और अगर नेगेटिव गुडविल हुई तो सीआरई में। ये बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बोले ना जी। तो गुडविल आई तो बैलेंस शीट में एसेट, और अगर नेगेटिव गुडविल आई तो सीआरई में इनकम। ओके, अब बताओ क्या आ रहा है? इधर आ रहा है बैलेंस। ओ नो, अच्छा देखो तरतीब देखो, ये क्या है हमारी अदर इनकम, कितनी 20। ये अदर इनकम को, ये खुशी हुई है पेरेंट को, ये सीआरई में फेंक दो। ये हमने बैलेंसिंग निकाली है फिगर, और ये नेगेटिव गुडविल भी कहलाती है। ओके डन जी। तो 20 वहां पे बैलेंसिंग फिगर, इधर एसआरई की जगह हम छोड़ देते हैं, हमारी तरतीब ना खराब हो, ये तो कभी कभार आता है। और ये अदर इनकम नेगेटिव गुडविल लिख लिया करें, नेगेटिव गुडविल कितनी जी? तो ये जगह आज फिर खाली रह गई। अच्छा नेक्स्ट ये अकाउंट है, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आज खाली खूली सा है। चलें जी ठीक है, 60 बचा, तो सीआरई 60 इंटू, अच्छा अब एक मसला है 80% कहाँ से निकाला, तो ये छोटा सा आप यहाँ पे वर्किंग, ये स्टार लगा लें बेशक, ठीक है। शो तो करना है ना, उसको शो तो मारनी है ना आपने। 2 मिलियन शेयर्स एस के लिए है इन्होंने, 2 मिलियन शेयर्स एस के खरीदे हैं इन्होंने, और एस के टोटल शेयर जबानी कलामी कर रहे हैं, हालांकि पहले सीख लिया था ना हमने। तो 250 मिलियन रुपीस का अगर शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 100 करो तो 2.5 मिलियन शेयर्स बनते हैं। 2.5 मिलियन शेयर्स में से हमने कितने खरीदे? यहां पे सिर्फ इतना लिख दो, 2 डिवाइडेड बाय
2.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 80% गालिबन आपने बोला था, ताकि ये पता लग जाए कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो CRE में 60 है, 60 का 80%, बस ये यहाँ पे स्टार लगा दो इस तरह से काम, क्योंकि पेपर में ये गिवन नहीं था ना 80%, तो आपने कहीं निकाला तो फिर वो बता दो। ठीक है, कितना 48 और बाकी NCI को 60 का 20% जी 12। तो RE में RE आज तो है ही RE सिर्फ, ये भाई चुप कर जाओ यार, 48 और 12 सही है जी। ये दोनों डैड हो गए, डैड, इनको करो क्लोज। 377.8 और 72, 377.8 72। चलो जी अब टोटल्स करना शुरू कर दो। 646, ये मैं कर देता हूँ आपको मुश्किल वाला, ये बताओ 980 ग्रैंड टोटल जी 1626, टोटल 200, टोटल 376.2 1626। तो आज हमने नई बात क्या सीखी, बस गुड्स इन ट्रांजिट, बस ये वर्किंग नहीं बनाई है, वो सब सीखा हुआ ही दोबारा ज़रा अप्लाई किया। पार्ट 2 शुरू कर लिया हमने, करें फिर।